सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, आपके हजारों मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारा इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड है, प्लीज हमें जो है टर्म 2 के प्री बोर्ड के इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता दीजिए जिससे हमारा प्री बोर्ड के अंदर जो है कुछ बड़ा हो जाए। तो भाई फटाफट जो है आप जो है समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक जो है फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं जिससे आप प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। बुक जो है मेरे पास TR जैन की है, ठीक है। अगर आपके पास कोई अदर राइटर की भी बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपिक जो है आपको इंपॉर्टेंट लगाने हैं, टॉपिक वाइज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, ये वाला चैप्टर जो है आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर गाइस आप देखेंगे सबसे पहला जो है ये लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं ये क्या होती हैं, इसके एग्जांपल आ सकते हैं, इसके ऊपर डिफरेंस आ सकता है, गारंटीड क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन दोनों वस्तुओं को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और चौथी जो वस्तु है पूंजीगत वस्तु, ये आपको जो है सबसे पहले पढ़नी है। उपभोक्ता वस्तु आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें बस वो पढ़ लीजिएगा एकल उपभोग उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, और कुछ ऐसा खास नहीं है। ये दोनों और ये तीनों आपको बहुत ही अच्छे से जो है पढ़कर जाने हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस इसका यहाँ पे ही दे रखा है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में डिफरेंस क्या होता है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अर्थ भी यहीं से मिल जाएगा, जब मैंने इसमें आपको बता रखा है कि क्वेश्चन किस तरीके से जो है आता है। और पूंजीगत वस्तुओं की बात अगर रही तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ये आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। अंतिम, मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुएं, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से टिक लगा लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 1 मार्क्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम में पूछा जा सकता है पूंजी निर्माण या निवेश जो है वो किसको कहते हैं। 1 नंबर का ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है निवेश को ही पूंजी निर्माण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, ये सब आप कुछ नहीं पढ़ना, ये सब छोड़ सकते हो आप, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, ये कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके कई सारे नाम है। मूल्य ह्रास इसका नाम है, घिसावट इसका नाम है, अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये आपको कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और प्रत्याशित प्रचलन क्या होता है, जैसे मूल्य ह्रास और पूंजीगत हानि में डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रत्याशित प्रचलन क्या होता है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है स्थिर पूंजी और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका मुद्दा क्लियर है वही इस क्वेश्चन को जो है कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है वो है स्टॉक और प्रवाह में जो है स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल दे रखे हैं, इसी में से क्वेश्चन उठ के आता है। सारे के सारे एग्जांपल बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये स्टॉक के एग्जांपल दे रखे हैं, ये प्रवाह के एग्जांपल दे रखे हैं। और स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, 3 नंबर का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसको आप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है लगा लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। गाइस आय का चक्रीय प्रवाह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं आय का चक्रीय प्रवाह 2 तरीके का होता है, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। तो वास्तविक क्या होता है, मौद्रिक क्या होता है, वास्तविक का डायग्राम कैसे बनेगा, मौद्रिक का डायग्राम कैसे बनेगा, और पूरा दोनों का मिला के आय का चक्रीय प्रवाह किस तरीके से बनता है, ये आपको प्रॉपर इसने यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। ये वास्तविक प्रवाह का डायग्राम है, ये मौद्रिक प्रवाह का डायग्राम है, और दोनों को कंबाइंड किस तरीके से बनाते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो इसको तो जो है भाई बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। एग्जाम में आय के चक्रीय प्रवाह के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है, ठीक है। इसका कंबाइंड डायग्राम यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने वीडियो में बता रखा है, ठीक है, कि कैसे इसका जो है कंबाइंड डायग्राम बनेगा। और आखिर आय के चक्रीय प्रवाह पढ़ने से हमें जो है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ के हमें क्या पता चलता है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, कितनी इसकी स्टेजेस होती हैं, सब कुछ आप इसमें जो है पढ़ के जाएंगे। मैंने वीडियो में भी इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का जो आपका नाम है ये है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, ये वाला चैप्टर आप निकाल लीजिए। आपके पास अगर कोई दूसरी बुक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संदीप गर्ग वगैरह है। अब मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है।
ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस, इसके एग्जाम्पल, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन कई बारी गाइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। कारक आय क्या होती है, हस्तांतरण आय क्या होती है, दोनों के एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे कि एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है और एक देश का गैर निवासी कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटीड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये दोनों में डिफरेंस ना है तो सामान्य निवासी कौन होता है देश का, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से जो है करके जाएंगे। और एक मार्क्स में ये भी पूछा जाता है कि एक देश की घरेलू सीमा जो है वो क्या होती है। ठीक है। तो ये भी आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। निवासी और गैर निवासी और एक देश की घरेलू सीमा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसके बाद अगर आ जाइए, आगे चलते रहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से जो है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है सीधा जो पढ़ना है ये आपको पढ़ना है। ये तो आप गाइस घर से ही जो है फाड़ के लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, या इसको जो है आप मौद्रिक राष्ट्रीय आय या वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कह सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटीड क्वेश्चन है, इसके ऊपर आएगा ही आएगा। मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, और मौद्रिक और वास्तविक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको जो है ये बता रखा है। अगला जो टॉपिक है जब आप पढ़ेंगे इसको, मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, और वास्तविक जीडीपी और कल्याण में आखिर क्या रिलेशन है और इसकी सीमाएं, ये तो आप जो है गाइस ऊपर वाली जिम में रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटीड क्वेश्चन है। जीडीपी की सीमाओं के ऊपर जीडीपी का वितरण कह सकते हो आप। ठीक है। या बाह्यताएं, देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बाह्यताएं का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी की रचना, गैर मौद्रिक विनिमय, ये चारों लिमिटेशन के ऊपर एक ना एक लिमिटेशन इंडिविजुअली एग्जाम में पूछी जाती है। चारों भी आपसे जो है पूछी जा सकती है। तो वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी और जीडीपी की सीमाएं, इस टॉपिक को आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए आप अपना अगला जो चैप्टर है आपका, इसको कहते हैं, और ज्यादा हो तो एक ये भी पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कहते हैं NFIA के घटक। ठीक है। सबसे पीछे दे रखा है जहाँ चैप्टर खत्म होता है। बच्चे कहते हैं हमें मिलता नहीं है ये, तो ये भी गाइज आपके CBSE के देख लीजिए, सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ है कि NFIA के घटक बताइए। तो NFIA के घटक एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। इसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद जो है आप आ जाइए अपना अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है ये है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां। राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो सीधा सीधा बात है, इसमें आना है न्यूमेरिकल। ठीक है। तीनों के तीनों मेथड के भाई मैंने न्यूमेरिकल जो है तीनों के तीनों मेथड के मैंने जो है न्यूमेरिकल आपको बता रखे हैं। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि के न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं, एक से एक टफ न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसकी वीडियो देख लीजिए, तीनों के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो है एक और चीज आपको बता देता हूँ, और इसमें अगर थ्योरेटिकल जो बनता है वो क्या बनता है। थ्योरेटिकल जो इसके अंदर बनता है, तीनों विधि की एक तो सावधानियां पढ़नी है आपको, जैसे कि उत्पाद विधि की सावधानी है, ठीक है, आय विधि की सावधानी है, व्यय विधि की सावधानी है। इन तीनों सावधानियों में से एक विधि की सावधानी गारंटीड है, एग्जाम में पूछी जाती है। और दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है और दोहरी गणना से कैसे बचा जा सकता है, बस इसमें से इतना ही करना है। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां, तीनों मेथड के न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल आएगा एक, और तीनों की सावधानियां पढ़ लीजिएगा। और दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है। और तीनों विधि जब आप कर लेंगे तो इस चैप्टर के अंदर आपका जो है कुछ भी नहीं रहने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहां से आप देख लेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि
राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली और ना की जाने वाली मदें। गारंटीड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। 3 नंबर में, 4 नंबर में, इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली और ना की जाने वाली मदें। तो यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो सपोर्टिंग मटेरियल से भी पढ़ सकते हो। सपोर्टिंग मटेरियल अगर आपके पास नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो स्कूलों से मिलता था उसमें से ही क्वेश्चन आता है या इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे दे रखा है पहले कौन कौन सी सम्मिलित नहीं की जाएंगी और फिर दे रखा है कौन कौन सी सम्मिलित की जाएंगी, पीछे तक दे रखा है। और गारंटीड क्वेश्चन है, इसी के ऊपर से जो है इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप तभी कर पाओगे कि कौन सा जुड़ेगा कौन सा नहीं जुड़ेगा, जब आपको घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं। और सामान्य निवासी कौन होता है, गैर निवासी कौन होता है, एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपके ऊपर से चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया आपका जो चैप्टर है राष्ट्रीय आय वाला। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 6, समग्र मांग एवं इसके घटक। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका आय और रोजगार का निर्धारण। आप जानते ही हैं ये चैप्टर जो है आपका 3 उसमें भाग हुआ है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है समग्र मांग व इसके घटक। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है कि समग्र मांग क्या होती है और इसके घटक बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, समग्र मांग क्या होती है, इसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समग्र मांग क्या होती है, इसका मीनिंग और समग्र मांग के घटक क्या होते हैं, C + I + G + एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये सब क्या होता है, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है कि स्वायत्त उपभोग पढ़ लीजिएगा। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, ये सब आप भूल जाइए, ये सब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ समग्र मांग क्या होती है उसके घटक, ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी और एमपीसी ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या क्या रिलेशन है, इनका सबके क्या फॉर्मूले हैं। और इसी तरीके से ये एपीएस और एमपीएस 4 वर्ड है गाइज, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। गारंटीड क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें आएगा इस तरीके से, देखिए, जैसे कि जब आप ये यहाँ पे पढ़ लेंगे कि एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ये सब जो है क्या होता है, तो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे देखिए ये वाला हॉट्स पे लगा हुआ है कि एपीसी और एमपीसी 2 प्रचाल है, इसमें से किसका मूल्य 1 से ज्यादा हो सकता है और क्यों। तो जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, किसकी वैल्यू 1 से कम हो सकती है, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये चारों वर्ड तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वीडियो इसकी मैंने बना रखी है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है एपीसी और एमपीएस से, क्या एपीएस 1 से अधिक हो सकता है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के ऊपर। ठीक है, या इसमें जैसे ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, प्रूफ कीजिए ये 1 क्यों होता है, क्या एपीएस कभी ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या एमपीएस और एमपीसी कभी ऋणात्मक हो सकते हैं। तो ये सब आप तभी कर सकते हो, जब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इन चारों वर्ड का। ये इस चैप्टर में से सिर्फ यही आना है, समग्र मांग और इसके घटक, और ये चारों वर्ड को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। इन चारों के फॉर्मूले, सी का बीजगणितीय रूप, एस का बीजगणितीय रूप, इसमें ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं, न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने बना रखी है लाइव। जैसे इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे वाले इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सी बार दे रखा है, एमपीएस दे रखा है, वाई दे रखा है, एस निकालो, सी निकालो। ठीक है, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और जैसे कि लाइक इसमें ऐसे टेबल वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाले टेबल वाले, आय, बचत, सीमांत, इस टाइप का न्यूमेरिकल 3 नंबर में कई बार पूछा जाता है। और एक ये न्यूमेरिकल है इसके अंदर, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एमपीसी दे रखा है, एमपीएस के साथ भी आ सकता है। ठीक है, और जैसे ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाला देखेंगे, बचत फलन दे रखा है या उपभोग फलन दे रखा है, इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बारी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाले ऐसे न्यूमेरिकल को जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से जो है बता चुका हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। तो ये आ गया आपका क्या कहते हैं, पहला वाला पार्ट इसका।
अब आ जाइए इसके दूसरे पार्ट पे। इसके दूसरे पार्ट का जो नाम है वो है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। अल्पकालीन संतुलन उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में से क्या आना है आपका, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन से इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो देखो, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, एक है एडी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच और एक है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। ठीक है, तो जो एडी इज इक्वल टू ए एस अप्रोच होती है, ठीक है, उसे इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, प्रभावी मांग का सिद्धांत। ठीक है, तो इन दोनों में से एक ना एक कंपलसरी है, या निवेश गुणांक और उसकी क्रिया विधि। इसमें तीन ही टॉपिक हैं, एडी एस विधि, एस और आई विधि और निवेश गुणक। तो एडी और एस या एस और आई, इन दोनों में से एक आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, या निवेश गुणक और इसकी क्रिया। और ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे कि यदि एडी ग्रेटर देन ए एस है या ए एस ग्रेटर देन एडी है तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा, या ये जब एस इज इक्वल टू आई है या एस लेस देन आई है तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम से कैसे आता है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, गारंटीड है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, ये वाले न्यूमेरिकल जो यहाँ पे दे रखे हैं, सी दे रखा है, एस दे रखा है, तो ये वाले न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद निवेश गुणक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निवेश गुणक क्या होता है, इसकी क्रियाविधि किस तरीके से साथ काम करती है, इसका एमपीसी के साथ क्या रिलेशन है, इसका एमपीएस के साथ रिलेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए इसके अगले चैप्टर पे, न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। न्यून मांग जिसको अभावी मांग भी हम जो है कहते हैं, इसमें से क्या क्या आएगा, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आपको ये पढ़ना है ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। सारी बेरोजगारी के टाइप पढ़ लीजिएगा, ऐच्छिक, अनैच्छिक, संघर्षात्मक, संरचनात्मक, प्राकृतिक बेरोजगारी, ये सब आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये तो गाइस आप पूरा का पूरा पढ़ के जाएंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये चैप्टर आप पूरा का पूरा पढ़ के जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्या, इसमें पहले आपको न्यून मांग क्या होता है, उसके कारण, उसके परिणाम, उसको कैसे ठीक होंगे, और अधिमांग क्या होती है, उसके कारण, उसके परिणाम और वो कैसे ठीक होगी। तो इस पे एक वीडियो में ही मैंने इसको पूरा का पूरा खत्म कर रखा है, तो ये तो बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। इसका ग्राफ वगैरह बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये भाई आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। इस चैप्टर से गारंटीड है क्वेश्चन। ये ग्राफ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ये क्या है, एडीएफ, एडीयू, कुछ समझ नहीं आना, स्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक अंतराल। तो मैंने वीडियो इसकी बना रखी है, जो लाइव वाली, जो मैंने अभी बनाई थी लाइव, वो वाली देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक ही बारी में जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या है। इसमें मैं आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा, ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। ये कैसे न्यून मांग और अधिमांग कैसे ठीक होगी, CRR, SLR, रेपो रेट, राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, तो ये गारंटीड है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब न्यून मांग में से आए या अधिमांग में से आए, या स्फीतिक अंतराल या विस्फीतिक अंतराल जो क्रिएट होता है गैप, उसमें से आए, ये आपकी किस्मत है। तो ये आप जो है पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। अब फटाफट निकाल लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास अगर आप निकाल लें, TR जैन की मेरे पास बुक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको गाइस सबसे पहले पढ़ना है मजदूरों के प्रकार। गारंटीड क्वेश्चन है, स्वनियोजित, भाड़े के मजदूर, नियमित और अनियमित क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और ये तीनों वर्ड, श्रम की आपूर्ति, श्रम बल, कार्यबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटीड है क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि श्रम की पूर्ति आपूर्ति एक ही चीज होती है, और श्रम बल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में। और सहभागिता की दर जो है क्या होती है, पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, 4 वर्ड हैं, ये चारों के चारों वर्ड बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये वाला टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे कि महिलाओं का प्रतिशत जो है वो शहरी क्षेत्रों में कम और ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ज्यादा है, ये बहुत ही बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आप क्या, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ये आप पढ़ के जाएंगे, देश में महिला श्रमिकों का जो महत्व है वो आखिर कम क्यों है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। जो ये बॉक्स में बना हुआ है महिलाओं के ऊपर, ये बहुत ही, और ये पढ़ लीजिएगा। व्यावसायिक ढांचे का मतलब क्या होता है, सिर्फ मतलब व्यावसायिक ढांचे का मतलब क्या होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कार्यबल जो है वो कार्यबल का वितरण कैसा है, मतलब कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक, कितने प्रतिशत लोग द्वितीयक और कितने प्रतिशत लोग तृतीयक में काम करते हैं, उसको व्यावसायिक ढांचा कहते हैं। सिर्फ मीनिंग पढ़ना और कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्यबल का अनियमितीकरण और अनौपचारिकताकरण, इसके ऊपर तो गारंटीड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा।
ठीक है, अनौपचारिकताकरण और अनियमितीकरण, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा बेरोजगारी के कारण। ठीक है, बेरोजगारी के मैं प्रकार इतने नहीं बता रहा, ये पता ही है आपको, खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ये पढ़ लीजिएगा। प्रछन्न बेरोजगारी, बचपन छुपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं, ये पढ़ते ही आ रहे हो बचपन से, ये कई बार पूछी जाती है। ठीक है, तो ये तो मैं बता नहीं, तो पता ही होगा आपको क्या होता है। और ये बेरोजगारी के कारण क्या है, ठीक है, ये अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद जो है ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ बेरोजगारी के कारण पढ़ लीजिएगा बेरोजगारी वाले चैप्टर में से। और कैसे ठीक होगी ये भी पढ़ लीजिएगा, ये बेरोजगारी कैसे ठीक, तो सिंपल सी बात है, जो कारण है उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा तो ही तो ठीक होगी। बेरोजगारी वाले चैप्टर में से मोस्टली आगे से आएगा, बेरोजगारी में से ज़्यादा बेरोजगारी का 1-2 प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, 1-2 प्रकार पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब आ जाइए आधारिक संरचना पे। ठीक है, आधारिक संरचना आपकी बुक में 11वां चैप्टर होगा, मेरी थोड़ी पुरानी बुक है इसलिए 12वां चैप्टर है। ठीक है, 11वां होगा आपकी बुक में। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें से मोस्टली डिलीट ही है, पढ़ना क्या है देखिए, आधारिक संरचना क्या होती है ये आप पढ़ लीजिएगा, आधारिक संरचना के प्रकार क्या होते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना क्या होती है, ये इसके प्रकार है। और इसके अंदर क्या आना है, ये क्वेश्चन आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं कि आखिर आधारिक संरचना आर्थिक विकास में किस तरीके से योगदान देती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से सबको डिलीट ही हो चुका है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, ये भारत में यहाँ से ये ऊर्जा, वाणिज्य, गैर वाणिज्य, ये सब टॉपिक डिलीट्स हैं। ठीक है, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, बच्चे में से बार बार पूछे जा रहे हैं, ये सब डिलीट है, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। सिर्फ आधारिक संरचना क्या होती है, उसके प्रकार, ये शक्ति वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब डिलीट है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सीधा हेल्प पे। आधारिक संरचना से सिर्फ क्या पढ़ना है, आधारिक संरचना से सिर्फ क्या पढ़ना है, आधारिक संरचना क्या होती है, उसके प्रकार, उसका महत्व, बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, हेल्थ पे आ जाइए, एक यहाँ पे ये लगा हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक सूचक क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक देश के अंदर हम कब बोलेंगे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, किस किस क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, किस किस इंडिकेटर के ऊपर हम बोलेंगे, जैसे कि डेथ रेट कम होनी चाहिए, IMR कम होनी चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें। एक ये पढ़ लीजिएगा, GBD क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। रूरल अर्बन एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वुमेन हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आता ही जाता है। ठीक है, और एक इसके पीछे यहाँ पे दे रखा है, ये आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, और ये आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, और मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पूरा का पूरा आपके लिए। मेडिकल टूरिज्म, आयुष की फुल फॉर्म, और हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पर्यावरण के ऊपर अगर हम बात करें, पर्यावरण वाले चैप्टर पे आ जाइए, चैप्टर नंबर 12 होगा आपकी बुक में। पर्यावरण वाला बहुत, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, केयरिंग कैपेसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटीड क्वेश्चन है, इसके ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना ब्लू कलर के, वो वाले बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं आपको, ये पढ़ना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और संसाधनों का दुरुपयोग, इसका दोनों का क्या मतलब है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें से नहीं आता, ये पढ़ना है आपको। पर्यावरण अवशय विकास की वर्जित अवसर लागत होती है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वन विनाश के कारण बताइए 3, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ये है ना, ये कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, पहले बता रहा हूँ, ये जो बॉक्सेस में लिखे हुए हैं ये पढ़ना है आपको, ये आता है एग्जाम के अंदर। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके कारण बताइए। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, ये नहीं है इसके कारण, कहीं सोचो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ये रहा, और इसके कारण अभी मैं बताता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये आता है एग्जाम में। ओजोन अवशय क्या होता है, ये आता है एग्जाम में। तो इसमें ये जो मांग पूर्ति की प्रतिलोम, ये आता है एग्जाम के अंदर। तो ये जो बॉक्स वाले बने हुए हैं ना, ये करके जाने हैं, इसमें आपको जो टॉपिक्स हैं वो नहीं करके जाने हैं आपको, गारंटीड है। इसी के ये रहा लैंड डिग्रेडेशन के कारण, यहाँ से आपको पढ़ने, ये 5 कारण है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, और क्या कहते हैं, धारणीय विकास क्या होता है, इसका अर्थ, और इसके लिए रणनीतियाँ। ठीक है, विशेषताएं नहीं पढ़नी है, रणनीतियाँ आपको पढ़नी है। तो बार बार कह रहा हूँ, पर्यावरण वाले चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, ये जो बॉक्सेस के अंदर है ये पढ़ना है, इनके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आना, और कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो मैंने बॉक्स बताए बस वो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। और अपना आ जाइए इसमें से आ जाइए भारत पाकिस्तान और इसका, तो इसके ऊपर तो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। चाइना की विकास रणनीति, ग्रेट लीप फॉरवर्ड,
किम्यून पद्धति वगैरह ये सब क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करना, तो वीडियो इसकी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें से तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, बुक से समझ नहीं आएगा इसमें आपका। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, वो और चीन की